हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज योर लवली सूरज सिंह हियर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जो क्लास 12th का है, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। सी, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, वैसे अभी मैं क्लास 12th की सीरीज चला रहा हूँ जिसमें धीरे धीरे सारे चैप्टर्स की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की। ठीक है, तो क्या है ना कि स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन जो टॉपिक है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन, क्योंकि फॉर अ बॉडी टू परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी उसको क्या चाहिए होता है? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलता है? एनर्जी जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं ना, जो जिससे एनर्जी बनता है वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहाँ होता है? न्यूट्रिशन में। और इसी कहाँ नीड पड़ती है? स्पोर्ट्स में। हम फिजिकल एजुकेशन में यही पढ़ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। चलो आगे देखते हैं। तो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है डाइट। कि एक डाइट क्या होता है? जो भी हम दिन भर में खाना खाते हैं वो हमारा डाइट है। ठीक है, चाहे हम कुछ भी खा रहे हो, सुबह रोटी खा रहे हो, चने खा रहे हो, दाल खा रहे हो, फिर दोपहर में चावल दाल आलू की सब्जी खा रहे हो, फिर रात को कुछ खा रहे हो, दैट्स डाइट। और बैलेंस डाइट क्या होता है? ये एक चीज मैं बताता हूँ। अ बैलेंस डाइट रेफर्स टू द इनटेक ऑफ एडिबल which can provide all the essential food constituents necessary for growth and maintenance of the body। एक बैलेंस डाइट उसको बोलते हैं जिसमें कि सारे वो कंस्टिट्यूएंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, सारे वो फूड कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए बॉडी के, इन डेफिनेट अमाउंट इन विच दे आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, उतने अमाउंट में जितने हमारी बॉडी को नीड है। अ बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। जैसे खाना तो बहुत सारा है, पर उनमें से चुन के वो चीजों को खाना जिनमें वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो हमारे बॉडी को इंपॉर्टेंट है। दैट्स बैलेंस डाइट। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अगर दूसरी और देखो तो a diet which consists of all the essential food constituent, that's balanced diet। A diet which consists of all the essential food constituents, that is protein, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and water in correct proportion is called balanced diet। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेते चलना, वरना या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में तो नोट्स डाल ही दूंगा। चलो आगे चले तो एक और डेफिनेशन बैलेंस डाइट की देख लो कि बैलेंस डाइट इज दैट डाइट which consists of various constituent of food in accurate and appropriate quantity and quality according to the requirement of an individual। that's balanced diet। बस और कुछ आपको मैं देखो, जैसे आप आंसर लिखोगे व्हाट इज बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन बैलेंस डाइट, तो उसमें आपको और भी कुछ लिखना पड़ेगा। दिस इज इट। इनफैक्ट एवरी इंडिविजुअल डज नॉट रिक्वायर सेम टाइप ऑफ डाइट। हर एक इंडिविजुअल को एक टाइप का डाइट नहीं चाहिए होता है, सबके लिए बॉडी टाइप सबका अलग होता है। जिसका बॉडी टाइप अलग है उसको जो बैलेंस जो डाइट चाहिए होगी वो भी अलग चाहिए होगी। हो सकता है जो 100 किलो का आदमी होगा, 100 किलो का मस्कुलर आदमी होगा, उसको कुछ और चाहिए होगा कंपेरिजन टू मी जो मैं 65 kg का हूँ। तो दीज आर द थिंग्स जो होना चाहिए कि अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन ऑल द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट इन एडिक्वेट अमाउंट। उस अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए एक बैलेंस डाइट में सारे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, ये सब प्रेजेंट होने चाहिए जितने उसके रिक्वायरमेंट है बॉडी की। देयर मस्ट बी डेफिनेट प्रोपोर्शन बिटवीन द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड। डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट, हर एक कंस्टिट्यूएंट का एक प्रोपोर्शन होता है। जैसे प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में तो हमें इतना प्रोटीन चाहिए होता है, इतना फैट चाहिए होता है। जैसे एक बैलेंस डाइट अगर मैं बताऊं, अगर मैं डाइट बनाता हूं तो उसमें अप्रॉक्स 60% मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद मान लो 20% प्रोटीन, 20% फैट, वेरी करता है, 50% किसी में कार्बोहाइड्रेट, किसी में 25% प्रोटीन। तो ये जो प्रोपोर्शन है ना, वो प्रोपोर्शन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड जो है वो अच्छा होना चाहिए, डेफिनेट प्रोपोर्शन होना चाहिए। द फूड शुड बी इजिली डाइजेस्टेबल। जो फूड तुम ऐसा खाओ जो डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा ना खा लो जो हो ही ना पाए। लाइक वी ईट मैगी एंड मैगी इज बहुत ही ज्यादा ऐसा वो फूड है जो कि डाइजेस्ट होता ही नहीं है, इनडाइजेस्टेबल है, बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो वो फूड इंटॉलरेंस। अच्छा आगे है टॉपिक, उसको पढ़ाता हूँ। कुकिंग ऑफ फूड इज नेसेसरी बिकॉज इट स्टेरिलाइज्ड फूड स्टफ्स एंड मेक्स इट्स पैलेटेबल एंड इजीली डाइजेस्टेबल। तो खाने को पकाना चाहिए, जानते हैं हम सब क्यों, क्योंकि उससे की जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सब मर जाते हैं और उसे डाइजेस्ट होने के लायक बनाता है। ठीक है, एंड गोइंग टू द नेक्स्ट। देखो अब न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज अ मेथड इन विच द फूड इज कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। न्यूट्रिशन क्या है? एक मेथड है जिससे कि हम फूड को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म फूड कंज्यूम करता है, न्यूट्रिशन एक मेथड से जिससे कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। दैट्स न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स इज द कंपोनेंट जो कि न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल एंड विटामिन्स। देखो मेजरली यहाँ दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट में वो जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, और माइक्रो वो जो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, फैट, प्रोटीन
और माइक्रो है विटामिन, मिनरल्स और वाटर। अब तुम बोलोगे सर वाटर तो ज़्यादा चाहिए होता है, देखो वाटर ज़्यादा चाहिए होता है, पर वाटर का काम कुछ ज़्यादा नहीं है हमारी बॉडी में। वाटर का काम होता है डाइजेस्ट करने में हेल्प, डाइजेशन में हेल्प करना, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, वो हेल्प करता है पर कुछ प्रोवाइड नहीं करता हमारी बॉडी को। तो वो चीज़ जो कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा वो माइक्रो में आ रहा है। वाइटामिन बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, मिनरल्स भी बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो एक सेकंड, आगे बढ़े माइक्रोन्यूट्रिएंट को और पढ़ते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट कंस्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स डाइट। तो इंडिविजुअल के डाइट में जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, टेकन इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है। हम जो मैक्सिमम खाना खाते हैं ना, तीनों टाइम चारों टाइम का मील जो लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ही प्रेजेंट होते हैं। वो मिनरल्स वगैरह थोड़े कम ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो हमें थोड़े हरी सब्जियां वगैरह वगैरह से मिलते रहती है। अब पढ़ते पहला पढ़ते हैं। दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट पढ़े, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जो एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट ही, अगर बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो कार्बोहाइड्रेट ही हमें एनर्जी देता है। दे कंटेन द एलिमेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सब वही आपको लिख के आना पड़ेगा पेपर में, दैट्स इट। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एटम इज 2:1। कार्बोहाइड्रेट्स are actually the organic compound that are important for different digestive operations in our body। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारे डाइजेस्टिव ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा काम आता है। अब कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल कार्ब्स, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अब सिंपल कार्ब्स होते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, ये होते हैं सिंपल कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं? दीज कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, सॉल्युबिलिटी उनकी वाटर में है और मिलके तुरंत ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे आर क्रिस्टलाइन होते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड आर कॉल्ड शुगर। इसी को हम लोग शुगर भी कहते हैं। किसको? सिंपल कार्ब को शुगर कहते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स इट। कॉम्प्लेक्स कार्ब की बात करें तो स्टार्च, डेक्सट्रिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सब जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। इनको और क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। देखो इनमें जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं ना, उनमें बहुत सारे बॉन्ड्स बने होते हैं जिनको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, नॉट स्वीट इन टेस्ट और क्रिस्टलाइन भी नहीं होते। The main difference between the types of carbohydrate is actually the difference between their chemical compositions। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे सिंपल कार्ब्स में ना सिंगल बॉन्ड होता हो या बहुत ही आयोनिक बॉन्ड होता हो जो इजीली टूट जाता हो, पर कॉम्प्लेक्स कार्ब में जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसको ब्रेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैव स्मॉलर चेन ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन कंपैरिजन टू द कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पेज इज प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने मैक्रो में पढ़ना है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। देखो प्रोटीन ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो नाइट्रोजन कंटेन करता है। बाकी फैट ले लो, फैट में भी नाइट्रोजन नहीं होता। कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट ले लो किसी में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोटीन में ही सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल सो दे कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू आवर ब्लड। प्रोटीन का जो साइज होता है बड़ा होता है मॉलिक्यूल का, तो वो डायरेक्टली नहीं एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में। सो दे आर टर्न इनटू अमीनो एसिड्स बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रोटीन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हम अंदर नहीं घुसते हैं, किसी और दिन पूरे प्रोटीन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आज ऊपर ऊपर से पढ़ लो। देयर आर 23 अमीनो एसिड्स। हमारे बॉडी में 23 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें कि 9 अमीनो एसिड्स मस्ट बी अवेलेबल इन द डाइट। 9 जो हमें बाहर से लेना पड़ता है, बाकी के जो होते हैं ना वो हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। तो जो 9 होते हैं वो हमें बाहर से लेना पड़ता है अमीनो एसिड्स। बहुत 23 अमीनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं, ये सिंपल लैंग्वेज। दीज अमीनो एसिड्स आर यूज्ड बाय द बॉडी टू क्रिएट ब्लड, मसल्स, नेल, स्किन, हेयर एंड टिश्यू इन इंटरनल ऑर्गन। जैसे कि मान लो कोई जिम जा रहा तो कहते हैं ना प्रोटीन लो प्रोटीन लो, वही होता है क्योंकि मसल ब्रेक होता है जिम में, और उसी मसल ब्रेकेज के जो बीच का जो गैप होता है उसको कवर कौन करता है? प्रोटीन। उस बीच में प्रोटीन जाता है तो मसल साइज बढ़ जाता है। ठीक है, समझ गया? नेल्स, नेल किससे बनते हैं? प्रोटीन से। स्किन, हेयर, टिश्यूज इन इंटरनल ऑर्गन, ये सब प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन्स फॉर्म न्यू टिश्यूज। प्रोटीन क्या करता है? पता नहीं क्या आवाज है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन फॉर्म न्यू टिश्यूज। ठीक है, प्रोटीन नए टिश्यूज बनाता है। रिपेयर द ब्रोकन टिश्यूज, जैसा भी मैंने आपको बताया। रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मेक एंटीबॉडीज। ये किसका काम है? प्रोटीन का। एक्सेसिव यूज ऑफ प्रोटीन इन डाइट स्पेशली एनिमल प्रोटीन कैन रिजल्ट इन हार्ट डिजीज। बहुत ही ज्यादा चिकन ब्रेस्ट खा रहे हो, बहुत ज्यादा अंडे खा रहे हो, उससे क्या होगा? हार्ट डिजीज हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, बहुत ही ज्यादा एनिमल प्रोटीन या फिर प्रोटीन लेने से। ठीक है, जितनी हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं। जैसे मान लो मैं वर्कआउट करता हूँ, बहुत ही एक्सेसिव वर्कआउट करता हूँ, हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करता हूँ, तो मुझे अपने बॉडी वेट के डबल या फिर 1.5 ये प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स चाहिए।
जैसे मान लो कि मेरा वेट 65 है तो मुझे 100 प्रोटीन तक इतनी प्रोटीन चाहिए एक दिन में। अब मैं इससे बहुत ज़्यादा ले लूँगा तो उससे डिजीज हो सकता है मुझे। बॉडी रिक्वायर्स ओनली 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी। वो जो वर्कआउट नहीं करता है वो सिर्फ 1 ग्राम भी अपने बॉडी वेट का प्रोटीन लेगा दिन भर में, तो इट्स इनफ फॉर हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Protein per kg of an ideal body weight. If protein are not taken in appropriate amount in diet, then we may suffer from deficiency diseases, marasmus और क्वासियोकोर। ये जो 2 डिजीजेस है ना, इनसे क्या होता है, ये डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है, और प्रोटीन डिफिशियंसी बच्चों में होता है। दैट्स इट। अब बात करूँ फैट की, तो फैट कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कौन कंटेन करता है? प्रोटीन। Fat contains carbon, oxygen and hydrogen in the percentage of 76, 12 and 12 respectively. याद रख लेना। Fats keep us warm and protects our organ. फैट क्या करता है? हमें गर्म रखता है और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जो विजरल फैट होता है हमारे पेट में, ये क्या करता है? ये हमारे ऑर्गन्स को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। फैट्स ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। फैट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम फैट को क्लासीफाई कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फैट हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे रिएक्ट इन डिफरेंट वेज इनसाइड द बॉडी। ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ फैट इन डाइट। ठीक है। दैट इज सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। मेनली 2 मान लो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। द इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट इंक्रीज द चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। जब हम सैचुरेटेड फैट बहुत ही ज़्यादा लेने लगते हैं तो हार्ट डिजीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ब्लड में, और कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो वो कैपिलरीज को ब्लॉक करने लगता है अंदर से। सच फैट्स आर फाउंड इन द फास्ट फूड। फास्ट फूड में पाए जाते हैं, पेस्ट्रीज में पाए जाते हैं और बिस्किट्स में पाए जाते हैं। बिस्किट्स सुना ही होगा आपने। बिस मतलब विस मतलब जहर, किट मतलब किट बिस्किट, जहर खा रहा है, दैट्स बिस्किट। द पॉली अनसैचुरेटेड फैट एंड मोनो अनसैचुरेटेड या फिर द अनसैचुरेटेड फैट हेल्प इन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है? हमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। द पॉली अनसैचुरेटेड फैट आर स्लाइटली बेटर देन मोनो अनसैचुरेटेड फैट। फैट्स आर एसेंशियल इन डाइट बट द क्वालिटी ऑफ इनटेक शुड बी लिमिटेड। फैट जो है बहुत ज़रूरी है हमारे डाइट में, ठीक है, पर जो क्वांटिटी है ना वो इनटेक करने का वो लिमिटेड होना चाहिए। ज़्यादा फैट लोगे तो वो प्रॉब्लम करता है। फर्दर आगे बढ़े तो दैट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो मिनरल्स, वाटर और वाइटामिन्स, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, आर इंक्लूडेड इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में हमें चाहिए। पर वाटर की बात देखो, ये मैं फंक्शंस की बात के थ्रू बता रहा हूँ। अभी अभी WHO ने चेंज करा है, वाटर को मैक्रो से माइक्रो में किया है। ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इनसे हमारे बॉडी का कुछ होता नहीं है पर वो फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हर एक सिस्टम में हेल्प करता है। कौन? वाटर, मिनरल, वाइटामिन्स। ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज टू एनेबल वेरियस गुड केमिकल रिएक्शंस टू अकर इन द बॉडी। दैट्स इट। केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। Water is required in large amount to the body, but as it do not give anything other than helping the body organs to work properly, it comes under micronutrients. समझ में है? यही बात मैं तब से बोल रहा था। अब बात करें मिनरल्स की। अबाउट 4% ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। हमारे बॉडी वेट का 4% जो है वो मिनरल से बना है। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ, बोन्स एंड मसल्स। मिनरल किस किस चीज़ में रिक्वायर करता है? किस किस चीज़ में हेल्प करता है? टीथ में, हेल्दी टीथ में, हेल्दी बोन्स में और मसल्स में। मिनरल्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय बॉडी फॉर वेरियस एक्टिविटीज सच एज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। नर्व्स का जो एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है वो नर्व इम्पल्स हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट एक्सेट्रा। Minerals can be classified into macro, that is major minerals, and micro elements of trace minerals. Minerals further जो है वो 2 part में divided है। Our body requires more amount of macro minerals than trace minerals. Macro minerals or macro elements such as calcium, phosphorus, sodium, chlorine, magnesium, potassium and sulfur are required by our body in more amount, that is 0.1 gram of each of this mineral. बस तुम ये एक बार पढ़ लेना ताकि तुम्हें एक बार याद रह जाए। आगे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि ये दोनों के टाइप्स। देखो, मैक्रो मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम से क्या बनता है? हमारा तित कैल्शियम से बना होता है। बोन कैल्शियम से बना होता है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। कब? अंदर ही नहीं, बाहर। जब हमें चोट लग जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी में कॉज रिकेट्स, जो कि बच्चों में हो जाती है। इट इज फाउंड इन वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज चीज, ये सब में कैल्शियम होता है। मिल्क कैल्शियम होता है। ऑरेंज जूस, एग्स, योगर्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सीरियल्स, ये सब में क्या होता है? कैल्शियम मिल जाता है। पोटेशियम, it is helpful in keeping the nervous system and muscular system fit and active all the time. पोटेशियम के हेल्प से क्या होता है? मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम बहुत हेल्दी रहता है, एक्टिव रहता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड एंड टिश्यू। वाटर का अमाउंट ब्लड और टिश्यू में मेंटेन कौन करता है? पोटेशियम। इट
Its main source are banana, tomato, green leafy vegetables, peanuts, citrus fruits, beans, etc. देखो मैंने क्या करा है ना, आपके एक बड़े से नोट्स को पूरे बुक को एक कंसाइज करके एक ये पीपीटी बनाई है, पीडीएफ बनाया, जो कि मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। और ये ताकि आप जब पेपर में क्वेश्चंस निकालो तो आपको डायरेक्ट ये सब याद आए कि हाँ यही यही चीज़ें थी जो उन्होंने बताया था, ठीक है, ताकि आपको कंसाइज आंसर मिल जाए। और यही सब क्वेश्चंस हैं जो आने हैं। सोडियम, इट हेल्प्स इन मस्कुलर एक्टिविटी। सोडियम क्या करता है? मस्कुलर एक्टिविटीज में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। इट्स मेन सोर्स आर टेबल सॉल्ट, पिकल्स, बटर एक्सेट्रा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है? Macro mineral है magnesium. It repairs and maintains body cells. It is found in meat, brown rice, bean, whole grains, etc. Phosphorus, देखो यही सब चीज़ें हैं बस। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट तो उसमें आते हैं आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट। आयोडीन कहाँ मिलता है, उसका क्या काम है? इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, उसमें हार्मोन्स के प्रोडक्शन में यूज़ करता है, हेल्प करता है। लैक ऑफ आयोडीन कैन कॉज गॉइटर। गॉइटर जब ये फूल जाता है हमारा पूरा गर्दन, वही होता है swollen thyroid gland and mental retardation. It is found in iodinized salt, fish और सी फूड, इसमें मिलता है आयोडीन। आयरन, इट इज एसेंशियल प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। इट डिफिशियंसी कॉज एनीमिया। एनीमिया एक कंडीशन होती है हमारी बॉडी की जिसमें कि आयरन के कमी की वजह से हो जाता है। इट इज फाउंड इन लीवर, मीट, एग, ड्राई फ्रूट, स्पिनच, बनाना और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। क्रोमियम, क्रोमियम क्या है? इट्स स्टिमुलस। पढ़ लेना भाई, बस देख लो, याद रख लो कि हाँ माइक्रो मिनरल्स क्या होता है। वैसे तुम्हें ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मिनरल्स को, बस देख लो कि आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर और कोबाल्ट होते हैं। वाटर, वाटर इज अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट इन द रेशियो 2:1। आवर ब्लड ऑल्सो कंटेन 90% ऑफ वाटर, ठीक है, एग्री। वाटर हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल ऑफ द बॉडी, एग्री। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सक्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बाहर निकालने में, ठीक है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? वाटर। कौन से प्रोसेस से? स्वेटिंग के प्रोसेस से। इट इज वाइटल फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें इसका बहुत ही अच्छा रोल है वाटर का। इट इज एसेंशियल फॉर द बॉडीज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कोई भी रिएक्शन जिसमें या तो कुछ बन रहा हो या कुछ टूट रहा हो, दैट्स मेटाबॉलिज्म। तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कौन? वाटर। वाइटामिन्स की बात करें तो देखो, मल्टी वाइटामिन्स, सारे वाइटामिन्स है इसमें। वाइटामिन्स बेसिकली 13 तरह के होते हैं। 13 वाइटामिन्स होते हैं, तरह के 13 वाइटामिन्स होते हैं। वाइटामिन्स आर केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। If a particular vitamin is not present in our diet, it may cause a deficiency disease. वाइटामिन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। अगर एक आध वाइटामिन ऐसा होता है ना, कम हो जाता है, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं तो नहीं होता है, उससे डिफिशियंसी हो जाती है, तो डिजीज हो जाता है अगर बहुत ही लंबे टाइम तक ना मिले। देखो दो तरह के वाइटामिन होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में क्या होता है? ए के ई डी, कीड़ा याद रख लो, के ई डी दैट्स वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल दैट्स फैट सॉल्युबल, और बी और सी जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है। तो ए का जो साइंटिफिक नेम, देखो यही तुम्हारे पेपर में आएगा कि साइंटिफिक नेम्स क्या है, एक्सप्लेन करना, डिफिशियंसी, ये सब उतना नहीं आता। तो ए का जो साइंटिफिक नेम है वो रेटिनॉल लिखा हुआ है, दिख रहा है तुम्हें, तो एक बार इधर भी देख लो। के का जो होता है उसे कहते हैं फिलोक्यूनोन, ठीक है, फाइलोक्यूनोन। ई, विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। एंड विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल, ठीक है। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होता है उसमें बी जो होता है ना, बी के फर्दर कितने ग्रुप से काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। बी फर्दर 8 में डिवाइडेड होता है। बी का कोई साइंटिफिक नेम नहीं है पर हम उसे B1 के नाम से बोलते हैं, दैट्स थियामीन, ठीक है। और सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। दिस इज द साइंटिफिक नेम्स, नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आगे हम चले तो न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो देखो हमारे डाइट में कुछ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होता है, कुछ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होते हैं। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट यानी कि जो जिससे हमें कुछ मिल रहा है, जैसे जैसे हमने अभी 6 पढ़ा ना, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड विटामिन्स। वाटर, वाटर भी ले लो, नहीं वाटर को नहीं मिलता है न्यूट्रिटिव में, कुछ देता नहीं है, ठीक है, ये 5। बाकी नॉन न्यूट्रिटिव जो हम लोग बाहर से कुछ खा रहे होते हैं, रफेज खा रहे होते हैं, बेवरेज फूड्स, उससे जो मिलता है, वाटर आता है नॉन न्यूट्रिटिव में। कलर्स, फ्लेवर्स, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, ये सब से कुछ नहीं मिलता, दैट्स नॉन न्यूट्रिटिव फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है।
अनदर इज ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल के लिए हम क्या क्या खाते हैं? अ हेल्दी वेट, ये टॉपिक्स है जो हम आगे पढ़ने में। द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस और फूड मिथ्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट। हेल्दी वेट का मतलब क्या होता है? यूजुअली एन इंडिविजुअल हु हैज हेल्दी वेट लीड्स अ हेल्दी लाइफ विथ अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डिजीज। एक इंडिविजुअल जो एक हेल्दी हु हैज हेल्दी वेट, जिसका हेल्दी वेट है और हेल्दी लाइफ जी रहा है, वो क्या करता है? अपने डिजीज का जो चांस होता है ना बहुत कम हो जाता है। इट मीन्स दैट इफ एन इंडिविजुअल हैज अ हेल्दी वेट, इसका ये मतलब है कि अगर एक इंडिविजुअल का अच्छा हेल्दी वेट है, वो एक अच्छा लाइफ जी सकता है। ऑन द अदर हैंड, इफ एन इंडिविजुअल हैज अनहेल्दी वेट, जिसका वेट अनहेल्दी या तो बहुत पतला या बहुत मोटा है, तो उसके वजह से क्या होता है? वो अपना एक हेल्दी लाइफ नहीं जी सकता। दैट्स व्हाट हेल्दी वेट से। ठीक है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वेट को। बीएमआई एक बहुत ही अच्छा मेथड है। बॉडी मास इंडेक्स निकालना पड़ता है पहले बॉडी को। उसमें क्या होता है कि वेट जो तुम्हारा है उसको तुम किलोग्राम में ऊपर लिखो एंड फिर नीचे लिखो हाइट, मीटर्स में लिख के उसका स्क्वायर। और फिर जब इसको निकाल लोगे ना, डिवाइड कर लोगे, उसके बाद तुम्हारे पास ये चार्ट है। जितना भी आएगा, अगर तो 18.5 से नीचे है तो यू आर अंडर वेट, अगर 18.5 से 24.9 है तो यू आर नॉर्मल वेट, 25 टू 29.9 दैट्स ओवर वेट। अब ओबेसिटी लेवल 1, ओबेसिटी लेवल 2 एंड ओबेसिटी लेवल 3। ठीक है, ये कंडीशन है। इससे तुम पता कर सकते हो कि तुम अंडर वेट हो, नॉर्मल वेट हो, ओवर वेट हो, ओबेसिटी में हो, या फिर तो भाई हो चुका तुम्हारा। ठीक है, दिस इज द थिंग जो हम याद करते हैं। मेथड टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। अब क्या क्या मेथड है जिससे हम लोग हेल्दी बॉडी वेट को कंट्रोल करते हैं? कैसे? अब अगर हमारा, चलो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटा हूँ तो मैं कैसे कंट्रोल करूंगा कि भाई मैं अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकूँ? उसके लिए करते हैं, पहले द फर्स्ट स्टेप इज सेट एन एप्रोप्रिएट गोल। समझो जो मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद खुद से आंसर बना के लिख के आना, नंबर मिल जाएंगे। फॉर लूजिंग बॉडी वेट यू शुड सेट एन एप्रोप्रिएट गोल। हाउ दैट इज हाउ मच वेट यू वांट टू शेड और लूज। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए तुमको तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि कितना तुमको वेट गिराना है। ठीक है, या फिर गेन भी कर सकते हो, ये तो तुम्हें कितना वेट गेन करना है। वाइल सेटिंग द गोल यू शुड नो अबाउट योर कैपेसिटीज एंड लिमिटेशंस। देख भाई, मुझे पता है मैं इतना ही रनिंग कर पाऊंगा, मेरा वेट 100 kg, मुझे 70 पे आना, मुझे पता है मैं इतना ही रनिंग कर पाऊंगा, तो मेरा दिमाग में वो होना चाहिए मैं इतना ही रनिंग करूंगा। हो सकता है मुझे 6 महीने एक्स्ट्रा लग जाए, 1 साल एक्स्ट्रा लग जाए, पर मैं इतना ही करूंगा, पर करता रहूंगा। ठीक है, दिस इज द थिंग जो हमें अपने दिमाग में लगाना। योर गोल शुड बी अचीवेबल। अब ऐसा नहीं मैंने एक दिन में लगे भाई मैं पहले ही दिन 10 किलोमीटर दौड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो अब तुम पहले ही दिन 10 किलोमीटर दौड़ ही नहीं पाओगे भाई। जब तुम दौड़ ही नहीं पाओगे तो फिर कहाँ से तुम अपना गोल को अचीव कर पाओगे? इसलिए ऐसे रखो कि हाँ चल, मैं पहले दिन 1 किलोमीटर दौड़ूंगा, दूसरे दिन 1.1, तीसरे दिन 1.5, चौथे दिन 2 किलोमीटर, और ऐसे ऐसे करके ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, जिससे कि जो तुम्हारा गोल है ना वो तुम्हें अचीव हो जाए। यू मे सेट योर गोल फॉर अ मंथ। एक मंथ के लिए सेट करो, पहले महीने पूरे 1 किलोमीटर दौड़ोगा, पूरे 2 किलोमीटर दौड़ो। टेक अ प्लेज दैट यू विल लूज 1 kg। ये कहने की बात है, ये मन करे तो लिख देना, ना मन करे तो छोड़ देना कि हाँ भाई मैं शपथ लूंगा कि मुझे इतना करना है, ये करना वो करना है, मन पे। सेकेंड पॉइंट देखे, इट्स ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट। अपने हेल्थ पे स्ट्रेस डालो, वेट पे नहीं। देखो क्या ये पॉइंट कहना चाहता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ यू शुड मेक एफर्ट्स टू अचीव और मेंटेन अ बॉडी मास इंडेक्स बिटवीन द रेंज ऑफ इतना से इतना, जो कि एक नॉर्मल बॉडी वेट, नॉर्मल बीएमआई होता है। ठीक है, नॉर्मल वेट में हो तुम, मतलब कि तुम कोशिश करो कि तुम्हारा जो बीएमआई है वो इसके और इसके बीच में लाई करे, जिससे कि तुम हेल्दी रहो, अच्छे रहो। इफ योर बीएमआई और वेस्ट मेजर बियॉन्ड दीज लिमिट्स, अगर तुम्हारा बीएमआई इससे ऊपर जा रहा है, यू मे बी एट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वेरियस डिजीजेस। हो सकता है तुमको और डिजीज हो जाए, कम में जा रहा है तो भी हो सकता है तुमको डिजीज हो जाए। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ ट्राई टू मेंटेन दीज लिमिट्स। बस इस लिमिट को मेंटेन करने की कोशिश करो कि मुझे इतने में आना है। ऐसा नहीं कि मैं मोटा हूँ, बहुत मोटा, ऐसा नहीं होता। हाइट के अकॉर्डिंग तुम्हारा वेट ये मैटर करता है। ठीक है, जितना तुम्हारा हाइट है उतने तुम्हारा वेट। अब कोई तुम्हें कह रहा है भाई तू बहुत मोटा है, नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई। तू पहले उसे जाके जेन्युइनली बता कि व्हाट इज बीएमआई, बीएमआई कैसे निकलता है। अगर तुम इसके बीच में लाई कर रहे हो, यूर नॉर्मल वेट, तुम फिट हो फिर अपने लाइफ में। अगर तुम अपना काम कर पा रहे हो, तुम फिट हो, तुम हेल्दी हो, तुम कोई लोड नहीं लेना। ठीक है, कट योर कैलोरीज। कैलोरीज कट करना स्टार्ट करो। जैसे कैलोरीज क्या होती है ना, कि अगर मुझे एक प्रोटीन चाहिए उसके लिए मुझे कितनी कैलोरीज मिले, उसमें मुझे कितनी कैलोरीज मिलेगी। अगर मैं 1 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूँ तो कितनी कैलोरीज मिल रही है। अगर मैं इतना चावल खा रहा हूँ तो मुझे कितनी कैलोरीज मिलेगी। अगर मैं एक रोटी खाता हूँ तो मुझे कितनी कैलोरीज मिलेगी। दिस इज कैलोरीज, जो कैलोरीज काउंट करनी पड़ती है। मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा अंदर नहीं घुसूंगा, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज कैलोरी, कैसे कट करनी कैलोरीज। कीप अ प्लान रेडी टू गेट बैक ऑन योर ट्रैक इफ योर बॉडी वेट बिगिंस टू एक्सीड द रिक्वायर्ड लिमिट। ठीक है, कीप अ प्लान रेडी टू गेट बैक ऑन द ट्रैक
इफ योर बॉडी वेट बिगिंस टू एक्सीड द रिक्वायर्ड लेवल, जितना तुम्हारा लेवल था अगर उससे बहुत ज्यादा जा रहा है तुम्हारा बॉडी वेट, तो रेडी हो जाओ उस ट्रैक पे जाने के लिए। इट इज सिंपल प्लान टू फॉलो, जस्ट कट और सब्ट्रैक्ट ओनली 100 कैलोरीज अ डे। तुम एक दिन में 100 कैलोरीज यानी कि एक रोटी कम कर दो, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ मत करो। तुम एक दिन में एक बर्गर छोड़ दो, दैट्स इट। एक बर्गर पता 300-400 कैलोरीज दे देती है एक दिन में, वो छोड़ दो बस। तुम्हारा वहीं से धीरे 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 हर दिन तुम 100 कैलोरीज कट करोगे तो एक महीने में तुम कितने कर लोगे, 3000 कैलोरीज कम कर लोगे। ठीक है, वो मैटर करता है। तो धीरे धीरे कट करो जिससे कि तुम्हारा गोल अचीव हो जाए, वरना तो फिर बहुत कुछ सोच के भी कुछ नहीं हो पाएगा। एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्टिव रहो लाइफ में। एन एक्टिव डायनेमिक लाइफस्टाइल प्लेज अ पर्टिनेंट रोल इन कंट्रोलिंग वेट। देखो अगर मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाके क्लास में बैठा हूँ, अब बैठा हूँ ना उठ रहा हूँ, ना कहीं जा रहा हूँ, ना खेल रहा हूँ, तो ये एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है। पर यही अगर तुम एक्टिव लाइफस्टाइल में जियोगे, टीवी देखना छोड़ के बाहर घूमने जाओगे, ठीक है, स्कूल गए हो तो ठीक है, चलो यहाँ भी जा रहे हो वहां भी जा रहे हो, लंच ब्रेक में बाहर घूम रहे, ग्राउंड घूम रहे, बच्चों के साथ खेल रहे हो, गेम्स पीरियड में बैठे नहीं हो, खेल रहे हो। तो अगर तुम ऐसे एक्टिव लाइफस्टाइल यूज करोगे, जैसे स्टेयर्स है, तुम स्टेयर्स चूज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ लिफ्ट, तो अगर ऐसा एक्टिव लाइफस्टाइल रहे तो यू कैन बी हेल्दी, बहुत आराम से तुम वेट लॉस कर सकते हो। योगिक एक्सरसाइजेस, परफॉर्म योगिक एक्सरसाइजेस, ठीक है, दैट्स इट। अवॉइड फैटी फूड्स, मत खाओ जिसमें तेल हो, मत खाओ बहुत ज्यादा फैटी फूड्स मत खाओ। अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड्स, दोनों का लगभग सेम मीनिंग है, ठीक है। जंक फूड को अवॉइड करो, फास्ट फूड को अवॉइड करो। डोंट ईट स्मॉलर मील्स फ्रीक्वेंटली, तुरंत तुरंत में थोड़ा थोड़ा मत खाओ। जैसे कि बहुत लोगों का मिथ होता है कि मैं अभी खाता हूँ थोड़ा सा, फिर थोड़े बाद में खा लूंगा, फिर थोड़े बाद में खा लूंगा, तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ज़्यादा फैट गेन नहीं हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करो, एक बार खाओ फिर रुक जाओ। सुबह खाया 8 बजे, रुक जाओ, 12 बजे खाओ फिर रुक जाओ, फिर रात को खाओ। तो ऐसा साइकिल बनाओ। अगर तुम कभी भी खाने लगोगे ना तो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इधर उधर हो जाएगा, फिर पता नहीं वो क्या क्या करने लगेगा, तुम भी नहीं जानोगे, इसलिए तुम्हारे फैट गेन हो जाएगा। इसलिए रहने दो, ठीक है। शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल के हिसाब से खाना खाओ। अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड, वो खाना, वो फूड मटेरियल, वो फूड कंस्टिट्यूएंट जिसमें कि बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ा थोड़ा कम करने लगे, खत्म नहीं करना है। ऐसा क्या होता है कि जब कोई लोग डाइट पे जाते हैं, कटिंग पे जाते हैं, फैट लॉस पे जाते हैं, तो वो खाना छोड़ देते हैं, मील छोड़ देते हैं कि यार मैं नाश्ता नहीं करूंगा। नहीं, अगर तुम खाना छोड़ दोगे तुम्हारी बॉडी में एनर्जी बनना बंद हो जाएगा, एनर्जी ही बहुत कम हो जाएगी, तो फिर तुम्हारी बॉडी फंक्शनिंग, बॉडी तुम्हारा पूरा कमजोर हो जाएगा। इसीलिए खाना नहीं छोड़ना है, खाने को थोड़ा सा कम करना है। आलू खा रहे हो, बहुत सारे आलू खा रहे हो, आलू को थोड़ा सा कम कर दो। चावल खा रहे हो, बहुत चावल खा रहे हो, चावल को थोड़ा सा कम कर दो, कंसाइज कर दो, बहुत कम कर दो। वैरायटीज बढ़ा दो, सब्जियां खाओ, ठीक है, पर दाल खाओ, पर इन्हें कम कर दो जिसमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। डोंट स्किप मील्स, मील स्किप नहीं करते, डोंट स्किप मील्स। ऐसा नहीं, ऐसा ये बस मिथ है कि स्किप मील को छोड़ दोगे, आज दिन भर खाना नहीं खाऊंगा तो बहुत जल्दी फैट लॉस हो जाएगा। नहीं, एनर्जी लॉस भी होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, भाई ये तो महा बान है भाई, ये श्री राम जी का बान है। जब तक तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तब तक तुम फैट लॉस कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी करो। चलो, द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। अब डाइटिंग जो है हम कर रहे हैं, ठीक है, मैंने किया, आपने किया। अब डाइटिंग की वजह से हम ऐसी क्या चीजें कर देते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम होने लगती है, दैट्स पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, ठीक है। मिथ जो हमारे दिमाग में है कि भाई हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। क्या होता है, डाइटिंग की वजह से बहुत लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज पे चले जाते हैं, कैलोरीज बहुत कम कर देते हैं, बॉडी में एनर्जी बननी ही बंद हो जाती है। बस रिजल्ट ये होता है कि भाई एनर्जी बनना बंद हो गया, बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, वीक हो गया, फिर से खाना स्टार्ट करा, जब फिर से खाना स्टार्ट करा फिर से बहुत ज्यादा फैट गेन कर लिए। रेस्ट्रिक्शंस ऑन सम न्यूट्रिएंट्स, हम क्या करते हैं, हम कुछ कुछ चीजों को खाना छोड़ देते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा। और जब हम वो चीज नहीं खाते हैं ना, जैसे मान लो अंडे, लोग कहते हैं अंडे खाओ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। नहीं, अगर तुम एक अंडे डेली खाओगे तो कुछ नहीं बढ़ता, बहुत ही अच्छा, तो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। उसे तुम छोड़ दोगे तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो खाने से नहीं मिल पाता है, जो अंडे से मिल जाता है, ठीक है। स्किपिंग मील्स, मील स्किप करना अगेन अ वेरी बिग डेंजर डाइटिंग में। नॉट एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फैट लॉस होगा कैसे, एनर्जी यूज कहाँ होगा। 45 मिनट के कंटिन्यूअस वर्कआउट के बाद हमारा फैट यूज होता है, क्योंकि 45 मिनट तक हमारा एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी एटीपी यूज हो रहा होता है। पर 45 मिनट के बाद क्या होता है ना, कि जो स्टोर्ड फैट होती है ना हमारी बॉडी की, वो फिर एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है, और फिर वो तब जाके फैट लॉस होना स्टार्ट होता है। तो जब तुम एक्सरसाइज करोगे ही नहीं 45 मिनट तक, तो 45 छोड़ तो 10 मिनट ही एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर कहां से कुछ हो पाएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट। सिर्फ डाइटिंग करने से वेट लॉस कभी नहीं होगा। इनटेक ऑफ लेबल्ड फूड, हम ये सोचते हैं कि मैंने आज ये मंच खरीदा, इसमें लिखा हुआ है इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें इतना कार्ब्स है, इसमें इतना फैट है, पर रियलिटी ये है कि उसमें उससे कई ज्यादा या कई कम चीजें हो सकती है। वो प्रिंट करा है, वो एफएसएसआई ने कर दिया वेरीफाई कि चल भाई ठीक है, पर नहीं जानते हैं ना कब क्या क्या इसमें क्या ऐड रहे क्या नहीं ऐड रहे। तो वो चीजों को खाना छोड़ दीजिए,
दैट्स इट। हम कर लेते हैं, हम इनटेक कर लेते हैं, दैट्स अ पिटफॉल। इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बेवरेजेस, मैंने कोका कोला पी लिया, उसमें भाई इतनी कैलोरीज थी, 300 कैलोरीज, 20 रुपए वाले में 300 कैलोरीज। उस कैलोरीज का फायदा क्या है? वो तो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा ना हमारे बॉडी पे, वैसे कैलोरीज को नहीं लेना होता। पिटफॉल कंफर्म हो गया। अब फूड इंटॉलरेंस, व्हाट इज फूड इंटॉलरेंस? फूड इंटॉलरेंस मीन्स ईदर द बॉडी कांट प्रॉपरली डाइजेस्ट द फूड दैट इज ईटन और दैट अ पर्टिकुलर फूड माइट इरिटेट द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट्स फूड इंटॉलरेंस। मैंने खाना खाया, मेरा खाना नहीं पचा, दैट इज फूड इंटॉलरेंस। मैंने खाना खाया, पता नहीं क्या हुआ, मेरे को उल्टी आ गई, दैट इज फूड इंटॉलरेंस। उल्टी समझते हो? वापस स्प्रिंक्चर जो है ये ढीला हो गया और खाने को वापस भेज दिया, दैट इज फूड इंटॉलरेंस। ठीक है, तो सम पर्सन, अब मैं रीजन बताता हूँ क्या होगा। सम पर्सन कैन टॉलरेट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ फूड बट इफ दे ईट टू मच, तो बहुत लोग जो हैं वो, जैसे मैं खा सकता हूँ 6-7 रोटियां खा सकता हूँ, थोड़ा सा चावल खा सकता हूँ, इतना मैं खा सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी है, सटाइटी लेवल मेरी उतनी ही है, उससे ज्यादा मैं नहीं खा पाऊंगा। सटाइटी लेवल मतलब कि एकदम पेट भर के खाना, बिल्कुल यहाँ तक खाना खाना, ठीक है, उतने। अब अगर मैं उससे ज्यादा खाऊंगा, हो सकता है मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है मुझे वापस से वो रिवर्स बैक हो जाए, हो सकता है मुझे वापस निकालना पड़ जाए, स्प्रिंक्चर ढीला हो जाए, स्प्रिंक्चर डैमेज हो जाए। तो ये होता है कि हर एक इंसान का अपना एक टॉलरेट करने का लेवल होता है, ठीक है। पर या तो कोई बहुत ज्यादा खा लेता है, बहुत कम खाता है, मच, और टू ऑफ्टन दे गेट सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस बिकॉज देयर फूड कैन नॉट टॉलरेट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड। अब मैं अगर मैं 6 रोटी से ज्यादा, मान लो मैंने 8-9-10 रोटी खा ली, मैं खा लूंगा, तो उसके बाद भी थोड़ा चावल खा लिया, बहुत टेस्टी खाना बना, मैं खा लेता हूँ, मैंने खा लिया, पर उसके बाद क्या होगा ना कि फूड इंटॉलरेंस हो जाएगा। मेरे जो एंजाइम्स है स्टमक में, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें जगह नहीं मिलेगा कि वो काम करें, और फिर क्या होगा कि मुझे रिवर्स बैक हो जाएगा, सब कुछ रिवर्स बैक हो जाएगा, वापस आ जाएगा, निकालना पड़ जाएगा। दिस इज फूड इंटॉलरेंस। Causes of food intolerance. Food intolerance is caused by part of complete absence of activity of enzymes. तो जो एंजाइम्स पड़े हैं हमारे स्टमक में, उसका जो इनकम्प्लीट, मतलब वो हो निकल ही नहीं पा रहा है, सेक्रेट ही नहीं हो पा रहा, तो कैसे होगा? उनके एब्सेंस की वजह से फूड इंटॉलरेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा खाने की वजह से रह ही नहीं पाता स्टमक इतना बड़ा, तो मुझे इतना खाना दोगे कहाँ से रहेगा? फूड पाइप में खाना थोड़ी रहेगा। अब सिम्टम्स क्या है कि फूड इंटॉलरेंस हो गया है? नॉजिया हो जाता है, स्टमक पेन होने लगता है, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग आने लगती है, वॉमिटिंग इज उल्टी, ठीक है, गैस हो जाता है, क्रैम्प्स, हर्टबर्न, हेडेक, नर्वसनेस एक्सेट्रा। मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस, इंडिविजुअल कैन ट्राई माइनर चेंजेस। अब हम घर के कुछ घरेलू उपाय यूज कर सकते हैं या फिर कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं। घर के घरेलू उपाय लाइक आंवला का अचार होता है, आंवला हमने पानी में डाल के पी लिया, इनो हमने पी लिया, दैट्स, उससे फूड इंटॉलरेंस ठीक हो जाती है। डन। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इज फूड मिथ्स। अब फूड मिथ्स क्या है भाई? हम खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, एक सेकेंड। फूड मिथ्स क्या है? पोटैटोज मेक यू फैट, हम आलू खाते हैं, वो हमें फैट वो मोटा कर देता है, इट्स अ मिथ। आलू हमें फैट देता है, पर उससे ज्यादा वो हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो इसे नहीं छोड़ना, ऐसा नहीं कि भाई आलू मोटा करता, आलू खाओ, नहीं नहीं, मसल गेन में आलू बहुत ज्यादा काम देता है। वर्कआउट करने जाओगे तो मसल ब्रेक होगा, उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, कैलोरीज देता है, ठीक है। तो आलू ऐसा नहीं है कि पोटैटो मेक यू फैट। एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, सो अवॉइड देम, बिल्कुल गलत चीज है। करता है, पर जब तुम बहुत ज्यादा खाने लगो, सबका एक लेवल होता है, हाँ भाई यहाँ तक खा, ठीक है, यहाँ तक खा, ठीक है। मेरा लेवल है अंडे का 4, मैं 4 से ज्यादा अंडे खाता हूँ, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ होने लगती है। अब तो मैं 4 से ज्यादा नहीं खाऊंगा, मेरे को अगर मेरा वेट मेंटेन करना, मैं 4 से ज्यादा नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपका लेवल है 1 का, अगर आपको फैट लॉस भी जा रहा है तो 1 अंडे खाओ। न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है ना, न्यूट्रिएंट्स आएंगे तभी तो सारी बॉडी फंक्शनिंग वर्किंग बहुत अच्छी होगी। ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक यू फैट, नहीं, बहुत गलत मिथ है। पानी खाने से पहले मत पियो, तुरंत पहले मत पियो, क्योंकि जितने भी एसिड्स होंगे, जितने भी एंजाइम्स होंगे ना, वो वॉश आउट हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे, फिर खाना खाओगे तो खाना पचेगा ही नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। पानी खाने के जस्ट बाद मत पियो, पर ड्यूरिंग तुम थोड़े थोड़े पानी पी सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि स्वेलो करने के लिए भी तो अच्छे से पानी चाहिए, लिक्विड चाहिए होता है जिससे वो पार जाए। कुछ कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स होते हैं जो नहीं स्वेलो हो पाते। स्वेलो मतलब पार गर्दन से। स्टार्व योरसेल्फ इफ यू वांट टू लूज वेट, अपने आप को भूखा रखो अगर तुम वेट लॉस करना चाहते हो। फिर से ये एक बहुत बड़ा मिथ है, भूखा रखोगे तो एनर्जी कहाँ से लाओगे? दिन भर का काम कहाँ से करोगे? फैट लॉस का मतलब ये तो नहीं ना दिन भर बेड पे पड़े रहना है, काम तो करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। बॉडी वीक हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, डिजीजेस स्टार्ट होने लगती है, बुखार आ जाता है, अदर बैक्टीरिया बॉडी में आ जाते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो खाना नहीं छोड़ना है। एक्सरसाइज मेक यू ईट मोर। मिथ है कि अगर तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम ज्यादा खाने लगोगे, नहीं। तो तुम जब एक्सरसाइज करोगे ना, तो जो जो तुम खाते हो वो तुम्हारे बॉडी में लगने लगेगा। अब जैसे मैं प्रोटीन लेता हूँ, पर मैं वर्कआउट करता ही नहीं हूँ, तो प्रोटीन जाएगा कहाँ? स्टोर हो जाएगा फैट के, उसमें फैट की तरह स्टोर हो जाएगा, डिजीजेस बना देगा। हमने पढ़ा था पहले कि उसकी वजह से डिजीज हो जाता है।
ठीक है, तो उसका यूज़ भी तो होना चाहिए। तो तुम जो खा रहे हो वो तुम्हारा यूज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सरसाइज से तुम ज़्यादा खाने लगते हो। तो भाई देखो, आज का लेक्चर था इतना, इसके आगे ये चैप्टर मैंने कर दिया है ख़त्म। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, मैं वापस से सब कुछ एक बार वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। बाकी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी मैं एक सीरीज लाऊंगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय। डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स का लिंक है, ठीक है।